हेलो विद्यार्थियों, आज हम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था। समसूत्री विभाजन द्विगुणित या अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। द्विगुणित या अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है समसूत्री विभाजन, और इस विभाजन से बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। यानी समसूत्री विभाजन में मान लो ये कोशिका है, यह द्विगुणित है, तो इससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा और इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहेगी, अर्थात यह संतति कोशिकाएं भी 2n ही रहेगी। इसी प्रकार से अगर ये कोशिका अगुणित है तो बनने वाली संतति कोशिकाएं भी अगुणित ही होगी। अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका भाग लेती है वह सदैव द्विगुणित अर्थात 2n होती है। इस प्रकार से, और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। जैसे इसमें 2n है तो इनमें हो जाएगी n। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्विगुणित कोशिका में होने वाला ऐसा विभाजन जिसके फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है, इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। परिभाषा अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, द्विगुणित टू n कोशिका में होने वाला विभाजन जिसके फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका में गुणसूत्र संख्या से आधी होती है तो उस विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अर्थात मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अर्थात मियोसिस सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से पहले अंतरावस्था इंटरफेज आती है और उस अंतरावस्था की एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में 4 स्टेज आएगी। पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट की 5 उप प्रावस्थाएं सब स्टेजेज होती है,
तनुपट लेप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पेकाइटिन, द्विपट डिप्लोटीन और पार गतिक्रम डाइकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के कंप्लीट होने पर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और उन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। अर्थात जनक कोशिका 2n है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होने पर यह दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और इनमें गुणसूत्रों की संख्या रहेगी n। इस कारण अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने के बाद में अंतराल अवस्था यानी इंटरकाइनेसिस अवस्था आती है, जो कुछ समय के लिए रहती है। उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है और उसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी मियोसिस सेकंड ये शुरू होता है। मियोसिस सेकंड इन दोनों कोशिकाओं में होगा और यह बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात यहाँ पर अपन कह सकते हैं जैसे समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका और संतति कोशिका में सेम रहती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जितनी गुणसूत्र की संख्या इनमें उतनी ही इनसे बनने वाली संतति कोशिकाओं में होगी। ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसा है। तो इन दोनों कोशिकाओं में चलेगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें पूर्वावस्था सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, मेटाफेज सेकंड, पश्चावस्था सेकंड, एनाफेज सेकंड और अंत्यावस्था सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये अवस्था यहाँ आएगी। इससे 4 संतति कोशिकाएं बनेगी। ये जैसे 2 कोशिकाएं यहाँ पे मैंने लिख दी, ये अगुणित है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो यहाँ से बन जाएगी 2 संतति कोशिकाएं, यहाँ से भी बन जाएगी 2 संतति कोशिकाएं। इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या इनके समान होगी। इनमें n है तो इनमें भी n ही होगी। चूंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान रह रही है, इस कारण इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को कहा जाता है समविभाजन, इक्वेशनल डिवीजन। अब हम पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में पहली स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट, अर्थात पूर्वावस्था फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था होती है। इसकी 5 उप प्रावस्थाएं अर्थात सब स्टेज होती है। पहली उप प्रावस्था लेप्टोटीन तनुपट, दूसरी जाइगोटीन युग्मपट, तीसरी पेकाइटिन स्थूलपट, चौथी डिप्लोटीन द्विपट और 5वीं और अंतिम उप प्रावस्था डाइकाइनेसिस अर्थात पारगति क्रम। इस सबसे पहली उपप्रावस्था लेप्टोटीन तनुपट होती है। लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमेटिन में संघनन होने से गुणसूत्रों का निर्माण होने लगता है, यानी क्रोमेटिन संघनित होगा, कंडेंस होगा, जिससे क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र बनेंगे। गुणसूत्र लंबे पतले धागे के जैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गुणसूत्र बना रहा हूँ इस प्रकार से, इसे लंबे पतले धागे के जैसा गुणसूत्र हो गया। ये हो गया इसका सेंट्रोमियर, जैसे ये गुणसूत्र हो गया।
इस प्रकार से लंबे पतले धागे के जैसे गुणसूत्र अपने को बनाने हैं। एक समान संरचना वाले गुणसूत्रों को कहा जाता है समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये दोनों गुणसूत्र है, ये दिखने में लंबाई में एक जैसे हैं, ये हो गए होमोलोगस यानी समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्रों में एक पिता का और दूसरा होता है माता का, अर्थात एक होता है पैतृक, दूसरा होता है मात्रक। समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा हमने बना लिया, एक जोड़ा और बना देते हैं। इस प्रकार से उनका साइज अपन छोटा कर देते हैं, ये जैसे इस प्रकार से बना दिया। तो समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया ये। तो इस अवस्था की विशेषता क्या याद रखनी है कि गुणसूत्र लंबे पतले धागे के जैसे दिखाई देते हैं और एक समान दिखने वाले गुणसूत्र कहलाते हैं समजात गुणसूत्र, जिसमें से एक होता है पिता का, दूसरा होता है माता का। इस अवस्था में केंद्रिक बनी हुई रहेगी, ये बना दी केंद्रिक। और तारककाय का डुप्लीकेशन अर्थात रिप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण इस प्रावस्था में हो जाता है तो तारककाय हो जाते हैं डबल, और तारककाय ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। तो इस प्रकार जैसे ये तारककाय बना दिया, ये तारककाय बना दिया, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ध्रुवों की ओर गति करेंगे और इन तारककायों पर बन जाते हैं तर्कुतंतु। तो इस प्रकार से ये तर्कुतंतु अपन ने बना दिए। इस अवस्था को बुके अर्थात गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। बुके या गुलदस्ता अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ये गुणसूत्र जितने भी है इनके सिरे, गुणसूत्रों के सिरों को बोला जाता है टेलोमियर। और टेलोमियर केंद्रक झिल्ली पर एक स्थान पर आकर के जमा हो जाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो इसके दोनों टेलोमियर यहाँ पर आ जाएंगे, इसके भी दोनों टेलोमियर यहाँ पे आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे, तो सभी के आ जाएंगे, तो इस प्रकार से लूप ही लूप बन जाएंगे। तो दिखने में ऐसा दिखाई देगा जैसे गुलदस्ता या बुके लग रहा है। तो इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है बुके या गुलदस्ता अवस्था। लेप्टोटीन अवस्था के बाद में आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन युग्मपट अवस्था। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। जैसे ये समजात गुणसूत्र है तो इनका जोड़ा बन जाएगा, ये और ये समजात गुणसूत्र है तो इनका जोड़ा बन जाएगा। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने को कहा जाता है सूत्रयुग्मन सिनेप्सिस, और समजात गुणसूत्र के जोड़े को कहा जाता है युगली बाइवेलेंट। इस प्रकार हमारे को यहाँ पर बनाने समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं। जैसे यह गुणसूत्र है, इसका जोड़ा बना देते हैं हम इस गुणसूत्र के साथ में। यह गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का जोड़ा बना देते हैं इसके साथ में। इन समजात गुणसूत्र के जोड़ों को कहा जाता है युगली बाइवेलेंट। युगली, और अंग्रेजी में पढ़ा जाता है बाइवेलेंट। समजात गुणसूत्रों के बीच में प्रोटीन की एक जटिल संरचना बन जाती है, मतलब खूब सारी प्रोटीन इस प्रकार से आ जाती है। तो ये प्रोटीन की जटिल संरचना यहाँ पर बन जाती है जो दोनों गुणसूत्रों को जोड़ करके रखती है। इसे कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अपने को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना देना है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये प्रोटीन की जटिल संरचना का नाम है सिनेप्टोनिमल
कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड पाए जाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो इसमें 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे, तो युगली में टोटल 4 अर्ध गुणसूत्र हो जाते हैं। इस कारण युगली को कहा जाता है चतुष्क। चतुष्क अंग्रेजी में कहा जाता है टेट्राड। तो चतुष्क या टेट्राड इसे कहा जाता है। और इस स्टेज में समजात गुणसूत्र के जोड़े बन रहे हैं। समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनना कहलाता है सूत्र युग्मन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिनेप्सिस। इस स्टेज में केंद्रिक रहेगी और तारक काय विपरीत ध्रुवों की ओर गति करेंगे और इन पर यह तर्कोतंतु एस्टर किरणें बन जाएगी। जाइगोटिन स्टेज के बाद में अगली स्टेज आती है पैकाइटिन अर्थात स्थूलपट। पैकाइटिन स्टेज में चतुष्क स्पष्ट हो जाएंगे अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ये गुणसूत्र है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो देख सकते हैं दोनों अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे दूसरा वाला गुणसूत्र है, इसके भी ये दोनों अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट हो जाएंगे और इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये। जैसे ये वाला जोड़ा है इस प्रकार से ये गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा गुणसूत्र हो गया और इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स केंद्रिक यहां पर बनी हुई रहेगी और तारककाय थोड़े और दूर चले जाएंगे इस प्रकार से। तो यहां पर आप देख सकते हैं चतुष्क। चतुष्क मतलब 4 अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और इस अवस्था में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इस पर अंडाकार आकृति की रचनाएं बन जाती है जिन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अर्थात पुनर्योजन ग्रंथिकाएं। जैसे कि यहां पर मैं बनाना चाहूं तो इस प्रकार से बना सकता हूं, या मान लीजिए ये बन गई पुनर्योजन ग्रंथिका। गुणसूत्र की लंबाई अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा बनेगी, जैसे इसमें ये 2 जगह बना दी। तो इन रचनाओं को कहा जाता है पुनर्योजन ग्रंथिकाएं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नाम लिख देता हूं इनका, पुनर्योजन ग्रंथिका अर्थात रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यह गुणसूत्र का युग्म चतुष्क अर्थात टेट्राड कहलाता है। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय नामक घटना संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय। अब हम क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय को समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर का अर्थ होता है समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होना कहलाता है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, ये भी समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं सिस्टर, जबकि ये 2 अलग अलग गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर। जैसे ये वाला और ये वाला हो गया नॉन सिस्टर, लेकिन ये और ये आपस में हो गया सिस्टर। इसी प्रकार से ये और ये भी आपस में हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में।
किस प्रकार से होता है इसको यहाँ पर हम समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है इस पुनर्योजन ग्रंथिका पर। पुनर्योजन ग्रंथिका में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। और यह एंजाइम क्रॉसिंग ओवर क्रिया को संपन्न करवाता है। कैसे करवाता है इसको हम समझेंगे। इस चतुष्क को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि ये वाला रेड वाला गुणसूत्र है, इस प्रकार से बना देते हैं रेड वाले गुणसूत्र को। इस प्रकार इसके दोनों क्रोमेटिड हो गए और ये हो गया इसका सेंट्रोमियर। अब हम बना देते हैं इस ग्रीन वाले को, इस प्रकार से ये ग्रीन वाला हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया, ये सेंट्रोमियर, और ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड। ये और ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो इनमें होगा क्रॉसिंग ओवर। दोनों के बीच में ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया और इस कॉम्प्लेक्स पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अर्थात पुनर्योजन ग्रंथिका पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा तो इसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वो क्या करेगा, इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड को ओवरलैप कर देगा, यानी इस प्रकार से, जैसे कि ये पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे ओवरलैप कर देगा। तो ओवरलैप इस प्रकार से हो जाएंगे। ये क्रोमेटिड ये वाला हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये इस प्रकार से चला गया। अब हम बना रहे हैं ये दूसरा ग्रीन वाला, इसमें ये क्रोमेटिड है, तो इस प्रकार से ये ओवरलैप हो जाएगा। ये सेंट्रोमियर और ये हो गया इसका क्रोमेटिड, इस प्रकार से ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है क्रॉसिंग ओवर वाली वो होगी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर, और इनके बीच में आ रहा ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से हमने बना दिया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम जो है वो इनको काट देगा। काटने के बाद इस ग्रीन वाले सेगमेंट को रेड वाले क्रोमेटिड से जोड़ देगा और रेड वाले सेगमेंट को ग्रीन वाले क्रोमेटिड से जोड़ देगा, और यही होता है क्रॉसिंग ओवर। तो देख सकते हैं अगले चित्र में, इस प्रकार से ये क्रोमेटिड हमने बना दिया, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और इस क्रोमेटिड के साथ में ये जुड़ गया ग्रीन वाला सेगमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला क्रोमेटिड हो गया, और इसके साथ में, इस ग्रीन वाले के साथ में ये जुड़ गया रेड वाला, और ये जोड़ने का काम रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही करता है। और ये दूसरा क्रोमेटिड हमने बना दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ग्रीन वाला खंड रेड वाले क्रोमेटिड से और रेड वाला खंड ग्रीन वाले क्रोमेटिड से जुड़ गया, तो गुणसूत्र खंडों का एक्सचेंज हो गया। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय। और बीच में ये हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक जगह हुआ है, यहां पर दो जगह क्रॉसिंग ओवर होगा। पैकार्टिन स्टेज के बाद में अगली स्टेज आती है डिप्लोटिन अर्थात द्विपट। डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका हो जाएगा विघटन। तो जब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विघटित हो जाएगा तो युगली गुणसूत्र केवल
विनिमय बिंदु पर अर्थात जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहीं पर जुड़े हुए रहेंगे, बाकी जगह से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार विनिमय बिंदु पर क्रॉस शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा, जिसे कहेंगे काई एज मेटा। तो यहाँ पर एक काइज मेटा और यहाँ पर दो काइज मेटा अपन देख सकते हैं। तो इस स्टेज का चित्र इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये ग्रीन वाला क्रोमेटिड हो गया, इस प्रकार से। इस ग्रीन के साथ में रेड वाला खंड जुड़ा हुआ है और ये रेड वाला क्रोमेटिड है। इस रेड वाले के साथ में ग्रीन वाला क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। इस क्रॉस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काई एजमा या काई एज मेटा। यहाँ पर दो काई एजमा दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये रेड वाला दूसरा रेड वाला क्रोमेटिड हो गया और इनके साथ में जुड़े हैं ग्रीन वाले। तो इस प्रकार हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर ये ग्रीन वाले क्रोमेटिड। इधर ये ग्रीन वाला गुणसूत्र है, इस प्रकार से। ये क्रोमेटिड ये दो हो गया दूसरा क्रोमेटिड। इस क्रोमेटिड के साथ में ये जुड़े हैं रेड वाले खंड। तो इस प्रकार यहाँ पर दो जगह काइजमा हो गए, यहाँ पर हो गया एक जगह। तो ये होती है डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टर्मल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है, जिससे विनिमय बिंदु पर क्रॉस शेप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं काई एज मेटा। डिप्लोटिन स्टेज में और क्या होगा, ये सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय ध्रुव के पास पहुंच जाएंगे ये, और यहाँ पर भी केंद्रिक बनी हुई रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केंद्रिक भी दर्शा देनी है। इस प्रकार से केंद्रिक हो गई। डिप्लोटिन के बाद में अंतिम उपपरावस्था आती है डाइकाइनेसिस अर्थात पारगति क्रम। इस डाइकाइनेसिस स्टेज में केंद्रिक विलुप्त हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी और तारकाय ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। तो तारकाय को हम पहुंचा देते हैं ध्रुवों पर। इस प्रकार से लगभग ध्रुवों पर पहुंच गए। ये इनसे हो गए तर्कतंतु जुड़े हुए हैं। और ये जो काइजमा है इसका हो जाएगा समापन। काय एजमा का समापन होना कहलाता है उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूं उपांति भवन अर्थात टर्मिनलाइजेशन। काय एजमा का अंत होना उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। अब अंत कैसे होगा कि गुणसूत्र दूर दूर होंगे, तो ये जुड़ाव बिंदु वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो फाइनली क्या होंगे, सेपरेट ही हो जाएंगे। इधर वाले भी सेपरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इन गुणसूत्रों को ऐसे बना रहे हैं जैसे ये वाले इस प्रकार से, इस प्रकार से हैं। तो इसके साथ में यह जुड़ा हुआ ग्रीन वाला खंड,
ये ग्रीन वाले गुणसूत्र है, जैसे इस प्रकार से, और इनके साथ में जुड़ा है रेड वाला खंड। तो हमने यहाँ पर सिरों पर जोड़ दिया, ये फाइनली सेपरेट ही हो जाते हैं। तो एक तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बिंदु, जुड़ाव बिंदु यहाँ पर एंड पर आ गया, फाइनली सेपरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये गुणसूत्र है, तो इनको हम बना रहे हैं। ये रेड वाला गुणसूत्र है, और इसके साथ में जोड़ना है ग्रीन खंड को, और ये हो गया ग्रीन वाला गुणसूत्र, हो गया ग्रीन गुणसूत्र, और ग्रीन के साथ में जोड़ देना है रेड वाले खंड को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं फाइनली ये भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो गई डाइकाइनेसिस स्टेज। इस प्रकार प्रोफेज फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब अगली स्टेज का नाम है मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद में आती है मेटाफेज फर्स्ट अवस्था। मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में तारक काय ध्रुवों पर चले जाते हैं, और युगलीय गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, और उनकी काइनेटोकोर तर्कु तंतुओं की सहायता से इन ध्रुवों पर स्थित तारक आयों से जुड़ जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार से, ये गुणसूत्र हो गया, इसके साथ में रेड वाला खंड जुड़ गया था, इसका जोड़े वाला ये हो गया, इसके साथ में ग्रीन वाला खंड जुड़ा हुआ था। तो इनकी काइनेटोकोर इस प्रकार से तारक काय से जुड़ जाएगी। दूसरा जोड़ा हम बना रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार, जैसे कि ग्रीन वाला हो गया, इस ग्रीन के साथ में जुड़ा हुआ ये रेड वाले खंड, जैसे कि ये रेड वाला हो गया, इसके साथ में जुड़े हुए हैं ये ग्रीन वाले खंड। तो ये युगलीय गुणसूत्र है। अब इनकी काइनेटोकोर यहाँ पर तर्कु तंतु की सहायता से यह तारकाय से जुड़ जाती है। मेटाफेज फर्स्ट के बाद में आती है एनाफेज फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में तर्कु तंतु इन गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। बिना सेंट्रोमियर का विखंडन हुए ही समजात गुणसूत्र सेपरेट होकर के ध्रुवों की ओर गति करेंगे। तो इस अवस्था का चित्र इस प्रकार से है। यह तारकाय हो गया, यह भी तारकाय हो गया, यह तर्कतंतु है। तो इस तर्कतंतु से यह गुणसूत्र जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। इस तर्कतंतु से यह गुणसूत्र जुड़ा है, इस प्रकार हम जोड़ देते हैं। इस तर्कतंतु से यह गुणसूत्र जुड़ा हुआ है, इस प्रकार हम जोड़ देते हैं। इस तर्कतंतु से यह गुणसूत्र जुड़ा है, इस प्रकार हम ये जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं समजात गुणसूत्र सेपरेट हो गए। एनाफेज फर्स्ट के बाद में आती है टीलोफेज फर्स्ट। इस स्टेज में ये गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, ये इस ध्रुव पर, ये इस ध्रुव पर, और यहाँ पर कोशिका झिल्ली में खांच बन जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये खांच
बनना शुरू हो गई तो कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुणसूत्र है, यहाँ पर चले गए, ये वाले यहाँ पे चले गए, तो इन गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाएगी और केंद्रिक वापस प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, इन गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बना देनी इस प्रकार से। इधर भी इन गुणसूत्रों के चारों ओर भी केंद्रक झिल्ली बना देनी है और ये अंदर आ गए गुणसूत्र, इस प्रकार से गुणसूत्र हो गया। जैसे ये गुणसूत्र हो गया, ये वाला, ये दूसरा गुणसूत्र है, इस प्रकार से है। और यहाँ पर केंद्रिक प्रकट हो जाती है तो इस प्रकार हमारे को केंद्रिक बना देनी है। और ये हो गया तारक काय। इधर भी ये गुणसूत्र बना देने हैं, तो जैसे कि ये गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा वाला गुणसूत्र है, इसके साथ में ये ग्रीन खंड जोड़ देने हैं। और ये हो गई केंद्रिक, और ये बना दिया तारक काय। इस प्रकार से टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। टीलोफेज फर्स्ट अवस्था में यहाँ पर ये खांच बनी, अब ये गहरी होती जाएगी और अंत में केंद्र में मिल जाएगी। तो इस प्रकार कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस कोशिका में एक केंद्रक, इस कोशिका में ये केंद्रक आएगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये केंद्रक है और इसमें एक गुणसूत्र आ गया। दूसरा गुणसूत्र ये है, इसके साथ में ये गुणसूत्र खंड जुड़ा हुआ है और ये हो गई केंद्रिक तारक काय। यहाँ पर ये गुणसूत्र आ जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर भी हम केंद्रक बना देंगे। इसमें ये गुणसूत्र हो गए, इसके साथ में ये खंड जुड़ा हुआ है, ये गुणसूत्र हो गया, इसके साथ में ये खंड जुड़े हुए हैं और ये हो गई केंद्रिक और ये हो गया तारक काय। इस प्रकार यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया। तो कोशिका द्रव्य विभाजन होने से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इन कोशिका में आप देख सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और शुरू में जब कोशिका लेती है उसमें गुणसूत्र संख्या थी 4, अर्थात मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पर 2 कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। शुरू में कोशिका थी द्विगुणित और यह द्विगुणित कोशिका 2 अगुणित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के पश्चात एक छोटी सी अवस्था आती है जिसका नाम है अंतराल अवस्था, इंटरकाइनेसिस। और इस अवस्था में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए रिप्लिकेट नहीं होगा। और इंटरकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अर्थात मियोसिस सेकंड शुरू होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाएं बनी थी। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है, अर्थात इसमें एक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनेगी तो 2 से बन जाएगी 4 और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जब होगा तो उसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड 4 स्टेज आएगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से बनने वाली दोनों कोशिकाएं पहले प्रोफेज सेकंड स्टेज में प्रवेश करेगी। ये आप देख पा रहे हैं दोनों कोशिकाएं मैंने यहाँ पर बना दी, ये प्रोफेज सेकंड स्टेज में है। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी
तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं दिख रही है, केंद्रिक विलुप्त हो जाएगी, तो केंद्रिक भी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तारककाय ध्रुव की ओर गति करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं तारककाय ध्रुव की ओर जा रहे हैं, इधर भी ध्रुव की ओर जा रहे हैं। प्रोफेज सेकंड के बाद में आएगी मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में ये गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर अर्थात मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। ये हो गए पंक्तिबद्ध, इधर भी हो गए पंक्तिबद्ध, और तारकाय ध्रुवों पर चले जाएंगे। जैसे ये तारकाय यहाँ पर आ जाएगा, ये तारकाय यहाँ पर आ जाएगा, इसी प्रकार से ये ध्रुवों पर आ जाएंगे और तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। तो ये मेटाफेज सेकंड स्टेज हो गई। मेटाफेज सेकंड के पश्चात आएगी एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड स्टेज में सेंट्रोमियर का विखंडन होगा। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है वो टूटेगा, तो दोनों संतति क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट होकर ध्रुव की ओर जाएंगे, इधर भी ये सेपरेट होकर के ध्रुव की ओर जाएंगे। तो ये होगा एनाफेज सेकंड में। इसके पश्चात आएगी टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में ये गुणसूत्र इस ध्रुव पे पहुंच जाएंगे, ये गुणसूत्र इस ध्रुव पे पहुंच जाएंगे, इधर भी ये गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच जाएंगे और गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, केंद्रिक पुनः प्रकट हो जाएगी। तो इधर भी देख पा रहे हैं केंद्रक झिल्ली बन गई, केंद्रिक पुनः प्रकट हो गई। और इस दौरान कोशिका झिल्ली में खांच का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये टीलोफेज सेकंड स्टेज हो गई। टीलोफेज सेकंड के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, जिसमें ये कोशिका झिल्ली में खांच बनेगी जो परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती जाएगी और गहरी होती होती सेंटर पे मिल जाएगी, जिससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इधर भी ये खांच गहरी होगी, सेंटर पे मिलेगी, तो दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं टोटल 4 संतति कोशिकाएं बन जाएगी। प्रत्येक कोशिका में 2 गुणसूत्र दिख रहे हैं और शुरू में हमने जो कोशिका ली थी उसमें थे 4 गुणसूत्र। तो ये जो 2 गुणसूत्र आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि कोशिकाएं जो है वो अगुणित है। ये कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं हैं और जो शुरू में कोशिका ली थी वो थी द्विगुणित। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अक्षुत विभाजन जब कंप्लीट हुआ तो एक द्विगुणित कोशिका 4 अगुणित संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गई। इस प्रकार हमने अक्षुत विभाजन कंप्लीट पढ़ लिया।